Hello students. Today I'll start with the new topic that is theory of probability. अब इस चैप्टर में जो मैंने कवर किया है that is totally theoretical portion of the probability which is very important for the first part of the chapter. So I'll start with the today presentation that is theory of probability. So the first, what do you mean by probability? So the probability that means in our daily life we use words like chance. Basically, that probability means the chance, the or possibilities or likelihood, and of course probability. There might have been many occasions where when we have said that the chances are 50-50 or there is a 70% chance of India winning the match and so on. And this, in other words, the probability is likelihood or chance that a particular event will or will not be occur. Will or will not be occur. The theory of probability provides a quantitative measure. Basically जो probability है हम उसको quantitative measure में लिखते हैं, मतलब हम उसको theoretically नहीं लिखते कभी भी. And events resulting from the random experiment in term of quantitative measure ranging between 0 and 1. Here 0 means non-happening of an event, 1 means the happening of an event. ठीक है. Now this means that probability of a certain event is 1. मतलब अगर जो event happen होगी तो उसकी probability क्या है 1. अगर impossible है जिसकी कोई chance ही नहीं है that is 0. Clear? So the next slides. सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कुछ टर्म्स को समझने के लिए. पहली दो टर्म्स है यूनियन एंड इंटरसेक्शंस. अगर आपको ये दो टर्म्स क्लियर होगी तो आप चैप्टर में आप देखोगे यूनियन और इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स ही कवर होंगे. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यूनियन से. तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो इवेंट जब हम उनको इकट्ठा कर दें. यूनियन का मतलब होता है एडिशन, एक तरीके से हम उनका इकट्ठा क्लब कर दें, द कॉमन इवेंट्स को क्लब कर दें, तो दैट इज कॉल्ड यूनियन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है द इंटरसेक्शन पार्ट. ठीक है, इंटरसेक्शन पार्ट, इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ. यूनियन का मतलब देखना मीन्स ऑल द इवेंट्स, ऑल द आउटकम्स ऑफ टू इवेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये एक पहली इवेंट है दैट इज रेड कार्ड. ठीक है, मैं कार्ड वाली गेम के थ्रू समझा रहा हूँ. अब अगर आप देखा जाए 52 कार्ड में से रेड कार्ड कितने होते हैं, दैट इज 26. ठीक है, ये आप सभी को पता है 26 होते हैं. सेकेंड, अगर ब्लैक देखा जाए वो भी कितने होते हैं, 26 होते हैं. ठीक है, अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक कार्ड. ठीक है, तो यहां पर आएगा कि मैंने रेड को अज्यूम कर लिया दैट इज ए एंड ब्लैक को अज्यूम कर लिया बी. और ए यूनियन बी क्या होएगा, अगर ए की प्रोबेबिलिटी है 26/52. ठीक है, और आपके पास ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज अगेन 26/52. तो यूनियन का मतलब होता है एडिशन, हम उनको इकट्ठा कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास 1. क्लियर. सो इंटरसेक्शन आ जाओ. इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जब दोनों इवेंट्स का, इन दोनों इवेंट्स का, ये वाली दोनों इवेंट्स का कॉमन पार्ट अगर कोई आता है. अब यहां पर कोई कॉमन नहीं है. मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, लेट ए इवेंट दैट इज रेड कार्ड, ये इसको रेड मान लेते हैं. बी इवेंट मैं ले लेता हूं किंग. अब आप सभी को पता है कि किंग टोटल कितने होते हैं, किंग टोटल होते हैं 4, और उनमें से रेड कितने होते हैं, और रेड होते हैं, ये वाला पोर्शन आ गया 2. तो दैट मीन जो इंटरसेक्शन है ये 2 है. तो सिर्फ आपसे पूछा गया है कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है. तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो इसका आंसर आएगा 2 out of 52. ठीक है, 2 out of 52 कार्ड जो होते हैं दैट इज वो रेड होते हैं किंग के. क्लियर. यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, बेसिक कंसेप्ट. अब जो बेसिक कंसेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपके पूरे चैप्टर में यूज होंगे. अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर तो आप आगे क्वेश्चंस को ट्राई नहीं कर सकते हो. तो पहला बेसिक कंसेप्ट है एक्सपेरिमेंट. एन एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस विच प्रोड्यूस आउटकम्स. अब कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ ना कुछ आउटकम्स आते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. तो फॉर एग्जांपल इफ वी टॉस अ फेयर कॉइन, एक कॉइन को हमने टॉस किया तो इसमें दो ही आपके आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड या टेल. सो टॉसिंग दिस फेयर कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट विच कैन प्रोड्यूस 2 आउटकम, इधर हेड और टेल. अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूं डाइस के केस में, डाइस में आप सोचो कितने आउटकम आ सकते हैं, 6. 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है मैंने. सिमिलरली व्हेन वी
roll a dice, 6 possible outcomes can arise, that is turning of any of the 6 numbers 1 2 3 4 5 6 on the upper face of the dice, that is called experiment। ठीक है, अब आ गया इवेंट, सेकंड आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है ना, इवेंट इज द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके क्या आउटकम आते हैं हम उसको इवेंट कहते हैं। पहले हमने कहा एक्सपेरिमेंट करना जो क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटकम। अब वो आउटकम को हम क्या कहते हैं, वर्ड, उस आउटकम को हम कहते हैं इवेंट। उस आउटकम को हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय इटैलिक्स, अपर केस लेटर। इफ द एक्सपेरिमेंट इज अ रोल अ डाइस देन इवेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑब्टेनिंग, फॉर एग्जांपल मुझे आउट ऑफ ये 6 आउटकम में से एक इवेंट मैंने देखनी है, एक इवेंट को मैंने नाम दे दिया कि मुझे 6 चाहिए, तो दैट 6 अगर अपर फेस पे आ जाता है डाइस पे, दैट इज कॉल्ड इवेंट। इफ द एक्सपेरिमेंट इज द टॉस ऑफ टू अ फेयर कॉइन, एन इवेंट कैन बी ऑब्टेनिंग अ टेल, अगर टेल आए दैट इज अ इवेंट, मुझे क्या चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। आउटकम्स को इवेंट्स कह सकते हैं, उनमें से अगर एक इवेंट चाहिए या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड। नाउ द थर्ड पार्ट, अब जैसे इसमें लिखा है इवेंट में भी 2 होती है, एक सिंपल इवेंट होती है, एक कंपाउंड इवेंट होती है। पहले मैं सिंपल इवेंट की बात कर देता हूँ। इफ एन इवेंट हैज अ सिंगल पॉसिबल आउटकम इट इज कॉल्ड अ सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ एक ही कॉइन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो हेड भी एक ही आएगा, टेल भी एक ही आएगा, ठीक है। हेड 2 तो नहीं आ सकते, ठीक है, एक ही टाइम के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। अब दूसरा देखते हैं, थर्ड कंपाउंड इवेंट। द ज्वाइंट अकरेंस, द वर्ड मैंने लिखा है ज्वाइंट अकरेंस ऑफ 2 और मोर सिंपल इवेंट्स। अगर 2 इवेंट्स को हम क्लब कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 कॉइन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया और मैं चाहता हूं कि 1 हेड आ जाए 1 टेल आ जाए, एक कॉइन में हेड आ जाए एक कॉइन में टेल आ जाए, सो इज कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट एंड एज इज कंसिस्ट ऑफ 2 इवेंट्स। डन, ठीक है। तो दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट का आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक्स मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये पेपर में सिंपल टर्म पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड इवेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंट, और ये 5 मार्क्स में ये आपको डिटेल में पूछी जाती है, तो आप विद एग्जांपल आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ अब सेकंड फोर्थ है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, 2 इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ one is not affected by the occurrence of और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर। इसको हम विद रिप्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 52 कार्ड में से मैंने एक कार्ड निकाला और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होएगा, तो किंग आपको पता है कि 4 होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने देखा एक कार्ड निकाला तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52। अब मैंने दूसरा कार्ड निकालना है, अगर मैं उस कार्ड को देखने के बाद किंग आ गया, मैं दोबारा से फिर वो 52 मतलब 51 हो गए थे, एक फिर मैंने किंग डाल दिया तो 52 हो गए। अगर मैं दोबारा से किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो दैट इज अगेन 4/52, दैट इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट। सो विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कार्ड चेक करने के बाद हमने दोबारा से उसमें डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जो सेकंड इवेंट आएगी वो पहली इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। अब डिपेंडेंट इवेंट क्या हुआ, 2 events are said to be dependent if the occurrence of one event influence the occurrence of other। अब इसको मैं इसी कार्ड वाली एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, तो पहला मैंने कार्ड निकाला किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ये आ गया 4/52, ठीक है, किंग निकालने की। अब मैंने क्या किया, किंग निकाला एक, मैंने साइड पे रख दिया। अब आप ये बताओ, अब कार्ड कितने रह गए मेरे पास, 51 और 52, 51, ठीक है। तो अब फिर से किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब किंग कितने रह गए, 4 में से एक तो निकाल के रख दिया, तो 3/51। इसका मतलब जो सेकंड इवेंट है, ये सेकंड इवेंट फर्स्ट इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ पॉइंट। सो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट और इसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो मैंने कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, उसको मैंने साइड पे रख दिया। सो इंडिपेंडेंट को हम क्या कहते हैं, विद रिप्लेसमेंट, और डिपेंडेंट को हम क्या कहते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर। तो मैंने इसकी एग्जांपल आपको बता दी हुई है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना, ठीक है। 2 or more events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one implies that other cannot occur। For example, अगर अनबायस्ड कॉइन है, उसमें से मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि 2 events head and tail cannot occur together। जैसे मैंने अभी आपको सेकंड स्लाइड्स में एक मैंने डायग्राम बनाई थी कि ये आपका रेड कार्ड है और ये आपका ब्लैक कार्ड है।
अब आप ये बताओ कि जब मैं कार्ड निकालूंगा, क्या एक ऐसा कार्ड आएगा जो आधा रेड हो आधा ब्लैक हो? नहीं आएगा ना। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते एक ही टाइम पे। तो या तो रेड आएगा या ब्लैक आएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब दूसरा पॉइंट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच हैज एन इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। मतलब जितने कॉइन का केस देखिए, कॉइन में हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस इक्वल है। डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 सभी के आने के चांसेस इक्वल है। दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। फिर आ गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये पेपर में जनरली पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो complement of event A is set of all the outcome in a sample space that are not included in the event A. This is generally denoted by A dash और A bar, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि 52 कार्ड्स हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू करवा रहा हूँ। 52 आपके पास कार्ड्स हैं और 52 कार्ड में से आपने A कार्ड निकाला, 1 कार्ड वो किंग का, ठीक है, वही 4/52 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये मेरे पास है सक्सेस। अब कौन से कार्ड नहीं आए? अगर मैं पूछूं कि कौन से कार्ड नहीं आए, मैंने तो किंग तो निकाल लिया, बाकी कितने कार्ड नहीं आए? 48/52, टोटल 52 है ना। तो 4 मैंने की निकाल दी और बाकी 48/52 की मेरे पास प्रॉबिलिटी आ गई कि इनमें से कोई नहीं आया, ठीक है। सो दैट इज प्रॉबिलिटी ऑफ A बार, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का इवेंट का मतलब होता है कि वो इवेंट जो अकर नहीं हुई, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो सक्सेस, इसको आप कह सकते हो फेलियर, जो हमें नहीं पूछा गया। सो द नेक्स्ट पॉइंट, probability assigning techniques. These techniques are very important for the theoretical point of view and इसमें से जो फर्स्ट टेक्निक जो मैं अभी बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो सबसे पहला है टेक्निक है क्लासिकल टेक्निक, सेकंड इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेक्निक, थर्ड इज सब्जेक्टिव अप्रोच। तो सबसे पहले क्लासिकल टेक्निक के अकॉर्डिंग उसको एलैबोरेट करते हैं। तो क्लासिकल टेक्निक है क्या? दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन of probability. This definition is based on the assumption that the outcomes or results of the experiment are equally likely and mutually exclusive. Clear? So mutually exclusive का मीनिंग हम कर चुके थे, equally likely का भी हम मीनिंग कर चुके हैं। तो ये दोनों टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है? probability of A जो हमें चाहिए, the number of favorable cases divided by total number of equally likely cases, ठीक है, m divided by n. For example, king 4 out of 52, ठीक है, so that is 4/52. अब इसकी लिमिटेशन है कुछ, इफ द वेरिएशंस आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइकली। अब ये मैं डेफिनेशन ऑलरेडी करवा चुका हूँ पीछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली, देन वी कैन नॉट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट यूजिंग क्लासिकल टेक्निक्स। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑल्सो फेल। ये कब फेल होती है? व्हेन द टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इनफाइनाइट। अगर आपका n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो उस केस में ये क्लासिकल डेफिनेशन नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन है, क्लासिकल में जो n है वो फाइनाइट होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, अब मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, फिर आपने इसको एक बार समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ नॉन लीप ईयर, मैं नॉन लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, सिलेक्टेड एट अ रैंडम विल कंटेन 53 संडेज एंड 54 संडेज। तो पहले नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितने हो गए? 365। तो पहला इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर इज 365, नंबर ऑफ वीक डे इन अ ईयर 365 को मैंने 7 के साथ डिवाइड किया, 52:1/7। तो इसका मतलब क्या हुआ? 52 वीक्स 1 डे एंड 1 डे एक्स्ट्रा है। अब ये 1 डे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 डे या तो फॉलोइंग मे बी द 7 पॉसिबल वे ऑफ द 1 एक्स्ट्रा डे। पहला क्या है? या तो संडे हो सकता है, वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सातों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब पूछा क्या है? 53 संडे। तो 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 1/7। कि जो 1 एक्स्ट्रा डे है, 52 संडे तो छोड़ दो, 1 जो है इस डे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आउट ऑफ 7 संडे कितनी बार आ रहा है? आउट ऑफ 7 में 1 टाइम, तो 1/7। सेकेंड आ गया 54 संडे। 54 संडे तो हो ही नहीं सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, ठीक है, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, इसके काफी क्वेश्चंस भी हैं। तो एक मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिया है, इसको आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके वीडियो के नीचे कमेंट में आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट अप्रोच इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेक्निक। अब क्लासिकल की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि व्हेन n इज फाइनाइट तभी अप्लाई होगा, इनफाइनाइट के केस में अप्लाई नहीं हो सकता।
तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेक्निक ने क्या किया, दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक बट पास्ट एक्सपीरियंस, इसमें पास्ट एक्सपीरियंस को मायने रखा जाता है, एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रेजेंट कंडीशंस। और इसके बाद फॉलोइंग इज द लिमिट ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सक्सेस इज इनफाइनाइट इन सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स। तो इसमें इनफाइनाइट का केस आ गया, फॉर्मूला सेम है वही, यहाँ पर आर आ गया कि जो हम एक्सपेरिमेंट जो हमारा रिजल्ट आया वो ऊपर आ गया, टोटल एन विच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फिर सब्जेक्टिव अप्रोच है थर्ड। तो सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच प्रोबेबिलिटी टू एन इवेंट इज असाइंड बाय एन इंडिविजुअल्स on the basis of evidence available to him, but the main problem here is that different person may differ in their degree of confidence even when same evidence is offered। तो इसका मतलब क्या हुआ, this is totally subjective that vary according to person। अगर हमने यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर सेम एविडेंस है तो हर एक पर्सन की अपनी परसेप्शन होगी, वो अपनी इंटरप्रिटेशन देगा, ठीक है, वो क्या सोच रहा है उसके बारे में, ठीक है। अगर उसको लगता है कि एक रिपोर्ट आई तो उसको लगता है कि इसकी रिपोर्ट में 20% फॉल्ट है, तो किसी को लगता है कि इसमें इसके कारण 40% फॉल्ट है, या तीसरे को लगता है 60% फॉल्ट है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव अप्रोच। तो अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो क्लासिकल अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो सारे चैप्टर में क्लासिकल अप्रोच ही कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल। अब इसके बाद मैं प्रैक्टिकल पोर्शन वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल, ज्वाइंट एज वेल एज बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।